तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी टेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा 2024 25 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस 100% रियल प्रश्न ही आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं और हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी देते हुए आगे बढ़ेंगे, जिससे अगर उससे रिलेटेड प्रश्न आपके अन्य एग्जाम में आए तो आप उसे भी आसानी से सॉल्व कर सकें। इसके अलावा महिला पर्यवेक्षक की जो वैकेंसी है वो भी बहुत जल्द आने वाली दिसंबर में आ जाएगी। उसकी भी क्लास फ्री चलेंगी और आपको पीडीएफ भी मिनिमम प्राइस में प्रोवाइड की जाएगी, तो उसके लिए भी आप तैयार रहिए। इसके अलावा भाई जिन लोगों की बिल्कुल भी तैयारी नहीं है और चाहते हैं कि एग्जाम किसी भी तरह से क्वालिफाई हो जाए, उन लोगों के लिए याद रखना है कि आपको मात्र 15 रुपये खर्च करके हमारी पीडीएफ मंगा लेनी है। उस पीडीएफ को आप पढ़ करके जाएंगे तो आप एग्जाम को आसानी के साथ में क्वालिफाई करके आएंगे। बहुत सारे लोगों ने मात्र 15 रुपये में वो पीडीएफ मंगा करके आराम से एग्जाम को क्वालिफाई किया है। पीडीएफ में आपको हर विषय की पेडागोजी मिलेगी। साइंस साइंस के अलावा आपका जो है ईवीएस में जो आपकी साइंस वाला पोर्शन आ रहा है, उसके अलावा आपका अंतरिक्ष हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, ओलंपिक हो गया, ठीक है, हिंदी पेडागोजी, मैथ पेडागोजी, इन सब की पीडीएफ एक साथ में आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। 18 तारीख से लेकर के अब तक के एग्जाम एनालिसिस की पीडीएफ भी आपको वहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी। 17 तारीख तक की जो एग्जाम एनालिसिस की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से टेलीग्राम है, तो वहाँ पर आप जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं किस किस ने प्रश्न भेजे हैं और उनको क्या फ़ायदा मिला है हमारी पीडीएफ से, वो भी आप देख लीजिए। देखिए इनकी बात करते हैं तो यहाँ पर इनकी बात करें तो देखिए इन्होंने काफ़ी सारे क्वेश्चन हमारे पास भेजे हैं। इनके नंबर है 92 नंबर आए हैं ओबीसी कैटेगरी से और आसानी से इन्होंने एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया है। इसके अलावा यहाँ पर देखते हैं इनके 96 नंबर आए हैं और इन्होंने भी हमारी पीडीएफ से तैयारी की थी 4 से 5 दिनों में। यहाँ पर आपको पीडीएफ भी दिख रही होगी जो हमने इनको सेंड किया है और आराम से एग्जाम को क्वालिफाई कर गए हैं। और यहाँ पर भी एक भाई साहब हैं, इनके 112 नंबर आए हैं और इन्होंने कहा कि स्पेशली जो आपकी पेडागोजी की पीडीएफ है उससे बहुत ज़्यादा मदद मिली है। तो आप भी पीडीएफ मंगा लीजिए अगर आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है। पीडीएफ कैसे मंगाना है वो आपको बता देते हैं, फिर एग्जाम एनालिसिस करवाते हैं। देखिए पीडीएफ मंगाने के लिए आपको इस स्कैनर का स्क्रीनशॉट खींचना है। इस पर मात्र 15 रुपये का पेमेंट करना है और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप हमें 7052547003 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। जैसे ही व्हाट्सएप करेंगे आधे घंटे के अंदर आपके पास में आपकी पीडीएफ पहुंचा दी जाएगी और आराम से आप तैयारी करके जाइए। स्पोर्ट्स वगैरह सब कुछ उसमें मिट्टियों की पीडीएफ है, ठीक है? और जो भी नए टॉपिक आपके प्रोटीन वगैरह जो भी नए टॉपिक ऐड हो रहे हैं, चंद्रयान 1, 2, 3 तीनों की पीडीएफ आपको एक साथ में वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है? तो आप पीडीएफ ज़रूर मँगा लीजिए जिससे कि आपका एग्ज़ाम आसानी से क्वालीफाई हो सके। चलिए शुरुआत करते हैं, एनवायरनमेंट से शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? दिवस के आज 2 प्रश्न देखने को मिले हैं, तो चलिए देखते हैं। पृथ्वी दिवस का सही आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अब ये क्यों मनाया जाता है वो अपन देख लेते हैं। तो पृथ्वी दिवस जो है आपका हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य लोगों को पृथ्वी के महत्व के प्रति जागरूक करना और पर्यावरण के संरक्षण के प्रति उनको जागरूक करना उद्देश्य है। विशेषताएं क्या है देखिए, तो पर्यावरण संरक्षण का प्रचार किया जाता है। इस दिन विभिन्न कार्यक्रमों, रैलियों और सफाई अभियानों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण पर संदेश दिया जाता है। जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूक किया जाता है। पृथ्वी दिवस पर जलवायु परिवर्तन के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का भी प्रयास यहाँ पर किया जाता है। इसके अलावा नवीकरणीय जो ऊर्जा है उसको बढ़ावा दिया जाता है, जैसे कि आपकी सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, इनके महत्व पर जोर दिया जाता है और इनके महत्व के बारे में बताया जाता है, ठीक है? वनों के संरक्षण के बारे में बताया जाता है कि वनों को आपको काटना नहीं है, वनारोपण करना है, वृक्ष लगाने हैं, ठीक है? ये सब बताया जाता है। प्रदूषण नियंत्रण के बारे में बताया जाता है कि प्रदूषण के दुष्प्रभाव क्या-क्या हैं, किस तरह से अपने बॉडी पर साइड इफ़ेक्ट पड़ते हैं प्रदूषण के, उसको कैसे रोका जा सकता है, ये बताया जाता है, ठीक है? तो पृथ्वी दिवस का मकसद एक स्वस्थ और सतत भविष्य के लिए पृथ्वी की रक्षा करना, यह मुख्य उद्देश्य है पृथ्वी दिवस का। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है ब्रेल लिपि दिवस, यह कब मनाया जाता है? तो जो ब्रेल लिपि दिवस है यह 4 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? चलिए देख लीजिए। तो ब्रेल लिपि दिवस हर साल 4 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिन ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुई ब्रेल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिन लुई ब्रेल का जन्म हुआ था। इसी दिन जो है ब्रेल लिपि दिवस मनाते हैं। ब्रेल लिपि नेत्रहीन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है जिसे वे पढ़ और लिख सकते हैं। यह लिपि 6 बिंदुओं के विभिन्न संयोजनों से बनती है। याद रखना ब्रेल लिपि में 6 डॉट का यूज़ किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है, जिन्हें स्पर्श करके पढ़ा जा सकता है और जो लोग नेत्रहीन होते हैं वो इसको पढ़ सकते हैं, उनको सिखाई भी जाती है, ठीक है? चलिए इसको मनाया क्यों जाता है देखिए, तो ब्रेल लिपि के महत्व को बढ़ावा देने के लिए इसको मनाया जाता है, जिससे कि जो लोग मतलब कि नेत्रहीन हैं, वो उन लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जाता है कि कैसे आपको पढ़ना है। इसके अलावा ब्रेल लिपि के उपयोग को बढ़ावा देना, इस दिन ब्रेल लिपि के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
और देखिए, ब्रेल लिपि दिवस नेत्रहीन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि यह उन्हें समाज में सक्रिय रूप से भाग लेने और ज्ञान प्राप्त करने का अवसर देता है। तो ब्रेल लिपि की मदद से जो नेत्रहीन लोग होते हैं, वो यहाँ पर अच्छे से पढ़ लिख सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला देखिए, ओजोन परत को कौन सी गैस प्रभावित करती है? अपने ओजोन वाली पीडीएफ से सीधे सीधे ये प्रश्न रखा मिल गया है। तो क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है, यह जो है ओजोन परत को प्रभावित करती है। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए। तो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली मुख्य गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि सीएफसी है। इसके अलावा ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले कुछ अन्य रसायन कौन-कौन से हैं? तो ये आपका जो आपका हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, जिसे हम एचसीएफसी कहते हैं, ये भी प्रभाव डालता है। हैलोन होते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड होते हैं, ये सारे रसायन ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। ओजोन परत के बारे में डिटेल में आपको ऑलरेडी पहले ही जानकारी दे चुके हैं कि ओजोन परत कहाँ पर कहाँ तक होती है, समताप मंडल में होती है, कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, जिससे कि स्किन कैंसर जैसी बीमारियां जो है हम लोगों को नहीं हो पाती हैं। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में धब्बे पाए गए हैं और गड्ढे जो है बन रहे हैं। तो ये सारी जानकारी आपको ऑलरेडी दे चुके हैं, ठीक है। तो इन रसायनों को ओजोन क्षयकारी पदार्थ ओडीएस कहा जाता है, जो अभी हमने आपको जो भी एसिड्स बताए हैं, ठीक है। ये रसायन वायुमंडल के निचले क्षेत्र क्षोभ मंडल में जमा हो जाते हैं और फिर समताप मंडल में पहुंचते हैं। वहां ये रासायनिक रूप में बदल करके हैलोजन गैसों में बदल जाते हैं और ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। अगला देखिए, सूर्य किरण में कौन सा रंग नहीं पाया जाता? यह आपसे पूछा गया था। तो सूर्य की किरण में 7 रंग पाए जाते हैं, इसीलिए हमको यह श्वेत रंग का दिखता है, ठीक है ना। लेकिन काला आपके ऑप्शन दिया गया था, तो काला रंग सूर्य किरण में नहीं पाया जाता है। देखिए कौन कौन से पाए जाते हैं वो देख लेते हैं। तो सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं, जिन्हें हम विबग्योर के द्वारा याद कर सकते हैं। विबग्योर का अर्थ है VIBGYOR। कौन कौन से रंग हैं? बैगनी हो गया, इंडिगो हो गया, नीला हो गया, हरा, नारंगी और लाल। ये विबग्योर रंग जो हैं, ये अपने सूर्य के प्रकाश में देखने को मिलते हैं। काला रंग इसमें उपस्थित नहीं होता है। सूर्य की रोशनी सफेद होती है, क्योंकि इसमें दृश्य प्रकाश की सभी तरंगदैर्घ्य शामिल होती है। जब इन सभी रंगों को मिलाया जाता है तो सफेद प्रकाश मिलता है, इसलिए सूर्य का प्रकाश हमें सफेद रंग का दिखाई देता है। अंतरिक्ष से देखें तो सूरज सफेद दिखता है, लेकिन पृथ्वी से देखने पर इसका रंग पीला दिखाई देता है। अगर पृथ्वी से आप देखेंगे तो सूरज आपको येलो कलर का, पीले कलर का दिखाई देता है। अब यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि अंतरिक्ष से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो याद रखिएगा, आकाश का रंग काला दिखाई देता है। अगला पूछा गया था, पर्यावरण के अंतर्गत कौन-कौन आता है? अब एग्ज़ैक्ट ऑप्शन हमको नहीं पता चला है, लेकिन आपको बता देते हैं कि किन-किन से मिलकर के अपने पर्यावरण का निर्माण हुआ है। तो देखिए, पर्यावरण के अंतर्गत ये सभी चीज़ें आती हैं। वायुमंडल हो गया, हवा हो गया, जलमंडल हो गया या फिर जल हो गया, स्थलमंडल चट्टानें और मिट्टी हो गई, जीवमंडल एवं जितने भी जैविक घटक हैं, ये सब पर्यावरण के अंदर आएँगे। पेड़-पौधे हो गए, जंतु हो गए। पर्यावरण को 3 भागों में बाँटा गया है। कौन-कौन सा? भौतिक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण और सामाजिक पर्यावरण, ये भी आपको याद रखना है। पर्यावरणीय अवनयन का मतलब है पर्यावरण में ऐसे बदलाव जो अवांछनीय है, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि ये बदलाव अगर हों, लेकिन होते हैं तो दिक्कत आती है मानवों के लिए। किसी क्षेत्र या पूरी पृथ्वी पर जीवन और संधारणीय को खतरा पैदा करने वाले जो आपके परिवर्तन हैं, इन्हें हम अवांछनीय परिवर्तन कहते हैं। प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का क्षरण और प्राकृतिक आपदाएँ पर्यावरणीय अवनयन का उदाहरण है। पूछ सकता है कि पर्यावरणीय अवनयन के उदाहरण कौन-कौन से हैं? तो जो भी चीज़ें पर्यावरण को नुकसान पहुँचाती हैं, उन्हें हम पर्यावरण अवनयन कहते हैं या फिर पर्यावरण क्षयकारी पदार्थ कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, कौन-सा एक जो है वो कीटभक्षी पौधा है? इसका भी ऑप्शन हमारे पास में नहीं था, तो देख लेते हैं कौन-सा कीटभक्षी पौधा है और क्या होते हैं कीटभक्षी पौधे? तो विड्रोसेरा हो गया, पिचर प्लांट, यही आपका पूछा गया होगा, ऑप्शन है पिचर प्लांट ज़रूर होगा। पिचर प्लांट और वीनस फ्लाईट्रैप कुछ कीटभक्षी पौधे हैं। अब पिचर प्लांट आपके एग्ज़ाम में पूछा गया होगा, तो पिचर प्लांट के बारे में एक बार देख लीजिए। तो पिचर प्लांट, इसे नेफिन्थियस के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपका एक बार पूछा जा चुका है। नेफिन्थियस के नाम से जाना जाता है। इसकी पत्तियों के सिरों पर एक सुराही जैसा आकार होता है। जब कोई कीट घड़े में घुसता है तो ढक्कन बंद हो जाता है और कीट बालों में उलझ करके रह जाता है। घड़े में स्त्रावित पाचन रस से कीट की जो है कीट को पचा लिया जाता है। इस तरह का एक सुराही की तरह होता है, घड़ा की तरह, ठीक है ना, इस तरह से। और यहाँ पर कीट आकर के बैठता है, ऊपर से ढक्कन गिर जाता है और कीट जो है वो यहाँ पर पहुँच जाता है। यहाँ पर कई सारे रसायन होते हैं, जिससे कि उस कीट को आसानी से पचा लिया जाता है। इन्हें हम मांसाहारी पौधे भी कहते हैं और इन्हें हम जो है आपका कीटभक्षी पौधे भी कहते हैं। अफ्रीका के वनों में ये पाए जाते हैं। देखिए, इसकी पत्तियाँ बाहरी सतह पर हल्के रंग की होती हैं और अंदर के जाल में मुँह के लाल रंग के होते हैं। जब कीट-बच्ची पत्तियों पर चढ़ता है तो पौधा इन जालदार पत्तियों के अंदर कीट को फँसा लेता है। कीट-बच्ची पौधे मधुमक्खियों की तरह कीटों को खाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। इन्हें अक्सर मांसाहारी पौधे कहा जाता है। तो कीट-बच्ची पौधे जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि ये मांसाहारी पौधे होते हैं।
अगला देखिए, अब हम सीधे हिंदी की ओर चलते हैं, तो हिंदी में आज क्या-क्या परिवर्तन देखने को मिला है, क्या-क्या प्रश्न आए देख लेते हैं। तो हिंदी में आपसे पूछा गया था मैं और पर विभक्ति किस समास के अंतर्गत आते हैं? तो विभक्ति और समास से आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उसके बाद में गिरि को धारण करने वाले के लिए एक शब्द बताइए कि जो गिरि यानी पर्वत को जो धारण करता है उसे हम क्या कहेंगे? तो गिरिवर कह सकते हैं, गिरिराज कह सकते हैं, ठीक है? अब जो भी ऑप्शन में वहाँ पर था, मोक्ष का विलोम आपसे पूछा गया था कि मोक्ष का विलोम क्या होगा? और विहाग का एक मतलब विलोम पूछा गया था विहाग शब्द का। तो ये भी आपको थोड़ा-सा देख कर के जाना है। एक आपका पर्यायवाची पूछा था, एक उपसर्ग पूछा था, गद्यांश आपका 10 नंबर का पूछा था, 5 नंबर का पद्यांश पूछा था। गद्यांश के अंदर ही आपसे ग्रामर वाला पोर्शन जो है ये कवर करा रहे थे। उसके बाद में आपके वाइगॉस्की से एक प्रश्न आया है। इसके अलावा हिंदी पेडागोजी अपनी पेडागोजी वाली पीडीएफ से ही आई है, उससे बाहर नहीं गई है। तो पेडागोजी पेडागोजी वाली पीडीएफ भी आप जो है ₹15 वाली पीडीएफ के साथ में हर एक सब्जेक्ट की पेडागोजी प्राप्त कर सकते हैं, तो ज़रूर मँगा लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बाल विकास की, तो बाल विकास में लॉजिकल समझ पर आधारित 3 से 4 प्रश्न थे, जो आपकी मेंटल मतलब जो आप सोच-सोच करके जिसका आंसर दे सकते हैं कि बच्चे अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा? बच्चे अगर स्कूल नहीं आ रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा? इस तरह के सवाल जो होते हैं, जिन्हें आप सोच समझ करके सॉल्व कर सकते हैं और ये ऑप्शन पर डिपेंड करते हैं कि ऑप्शन क्या दिए गए थे। स्थानिक बुद्धि किसे कहते हैं? ये आपका एक प्रश्न आया था। 2 से 3 साल का बच्चा क्या-क्या कर सकता है? ये आपसे पूछा था। 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसी में से सिलेक्ट करके आपको सही आंसर लगाना था। इसके अलावा थानेडाइक का एक प्रश्न था, समावेशी शिक्षा से 1 से 2 प्रश्न आ रहे हैं। समावेशी शिक्षा की पीडीएफ भी आपको इसी पीडीएफ के साथ में मिल जाएगी। इसके अलावा पिछड़ा बालक जो होता है वहाँ से एक प्रश्न आया है, ठीक है? दृष्टि विकार बालक जो दृष्टिहीन होते हैं उनसे एक प्रश्न आया है, दिव्यांग बालकों से प्रश्न आया है और कोहल वर्ग से भी एक प्रश्न पूछा गया है, ठीक है? और पियाजे महोदय से भी 2 प्रश्न आपके पूछे गए हैं, जो हमने यहाँ पर लिखना भूल गए। पियाजे से भी 2 प्रश्न आपके पूछे गए हैं, अभी तक लगातार पियाजे से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। संस्कृत की बात करते हैं तो अभी भी संस्कृत के पेपर चल रहे हैं। आपका एक पैराग्राफ पूछा गया 10 नंबर का और एक आपका गद्य खंड, ये कविता पूछी गई, काव्य खंड, वो आपकी 5 नंबर की पूछी गई है। दोनों का टाइटल आपसे पूछा है। इसके अलावा इन्हीं में आपका जो है ग्रामर पूछा है। ग्रामर में आपका वाच्य पूछ रहे हैं, वाच्य परिवर्तन पूछ रहे हैं, संधि विच्छेद पूछ रहे हैं, विभक्ति पूछ रहे हैं। इसके अलावा थानेडाइक, उपसर्ग, लकार, लट लकार वगैरह से यहाँ भी प्रश्न आ रहे हैं। शुद्ध वाक्य आपका एक हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है और कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय से प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। चलिए मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं। तो मैथमेटिक्स में आपसे फिर से कल जो है एक आपसे पूछा था गणित की प्रकृति कैसी होती है। आज फिर से यह प्रश्न बना है कि गणित की प्रकृति से ही संबंधित कोई प्रश्न था, एग्ज़ैक्ट क्या था नहीं पता चल पाया है। इसके अलावा 3 से 4 प्रश्न अब रेशियो के पूछे जा रहे हैं, बंच में प्रश्न आ रहे हैं रेशियो के, जैसे कि 2a = 3b बराबर 3c। अब एबीसी का रेशियो आपको बताना था, इस तरह के प्रश्न आपके देखने को मिल रहे हैं, तो प्रैक्टिस करके जाइएगा। इसके अलावा सर्किल से आपके 1 से 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अभी तक 25-24 तारीख तक जो है सर्किल के प्रश्न नहीं बन रहे थे, बेलन वगैरह से प्रश्न बन रहे थे, ट्रायंगल से बन रहे थे, पर अब सर्किल से भी प्रश्न बनने लगे हैं। इसके अलावा त्रिभुज का एक प्रश्न बन रहा है आपका, संख्या पद्धति से यानी कि नंबर सिस्टम से 2 से 3 प्रश्न आपके देखने को मिल रहे हैं और आपका भिन्न हो गया, भिन्न से कंपैरिजन वाले प्रश्न बन रहे हैं। पेडागोजी अपनी जो मैथ पेडागोजी की पीडीएफ है, उसी में से आएगी, उससे बाहर नहीं जाएगी, तो वो पीडीएफ भी आप इसी के साथ में प्राप्त कर लेना 15 वाली पीडीएफ के साथ में। गणित शिक्षण की अधिगम विधियाँ जो हैं, वो भी आपको उसी मैथ पेडागोजी वाली पीडीएफ में मिल जाएँगी, उसको भी आप पढ़ कर के जाइएगा। इसके अलावा बॉडमास के आपके 1 से 2 प्रश्न बॉडमास के देखने को मिल रहे हैं और चिन्ह परिवर्तन के सबसे ज़्यादा प्रश्न मिल रहे हैं। कल दोपहर वाली वीडियो में हमने जो है चिन्ह परिवर्तन के प्रश्न हमें मिल गए थे एज़ इट इज़, तो वो हमने डाल दिए थे, तो वहाँ पर आप जाकर के एक बार देख लीजिएगा कि चिन्ह परिवर्तन के किस तरह के सवाल आ रहे हैं, ठीक है? तो कल वाली भी आपको वीडियो देख कर के जाना है, सारी एनालिसिस देख कर के जाइए, एनालिसिस से बहुत फ़ायदा हो रहा है और सब एनालिसिस की पीडीएफ आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। चलिए इंग्लिश की बात कर लेते हैं, देखिए इंग्लिश में क्या परिवर्तन है। तो इंग्लिश में आपका 10 नंबर का पैसेज पूछा गया था, ठीक है? और पैसेज का टाइटल भी आपसे पूछा गया था। एक पोएम आपसे पूछी गई थी और पोएम का टाइटल भी आपसे पूछा गया था। इसके अलावा जो कॉन्टेक्स्ट एरर होते हैं, जिन्हें हम कॉमन एरर कहते हैं, यहाँ से भी 2 प्रश्न आ रहे हैं। डिटरमाइनर्स, यहाँ से 1 से 2 प्रश्न डिटरमाइनर्स के पूछे जा रहे हैं। नियरेस्ट वर्ड यानी कि जो सिनोनिम्स होते हैं, 1 नंबर का सिनोनिम्स, 1 नंबर का एंटोनिम्स यानी कि अपोजिट वर्ड के रूप में पूछा जा रहा है। इसके अलावा फिलर्स के जो प्रश्न होते हैं, 1 से 2 फिलर्स के प्रश्न आ रहे हैं, अंडरलाइन करके दिया गया है पैराग्राफ के अंदर, उनका जो है आपका एंटोनिम, सिनोनिम्स पूछ रहे हैं। तो ये आपको थोड़ा-सा देखना है, पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तो सारे आंसर आपके लग जाएँगे, ठीक है? इसके अलावा 2 प्रश्न आपके टेंस के देखने को मिले हैं, प्रीपोज़िशन का 1 प्रश्न और पेडागोजी में स्किल से हर दिन 2 से 3 प्रश्न बन रहे हैं। इंग्लिश की जो पेडागोजी है, उसमें स्किल्स से प्रश्न बन रहे हैं, रिसेप्टिव स्किल्स क्या होती है, डिसेप्टिव स्किल्स क्या होती है, यहाँ से प्रश्न बने हैं। फिलर्स के 2 प्रश्न हमने आपको बता दिए, फिलर्स के 2 प्रश्न आ रहे हैं। एक प्रश्न आपका एडवर्ब का आ रहा है और एडवर्ब में नाम पूछ रहा है कि कौन-सा यह एडवर्ब है, ठीक है? बाकी पोएम और पैसेज का टाइटल पूछ रहा है, एडजेक्टिव का भी आपके 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। तो ये इस तरह से आपका जो है पूरा सिलेबस आ रहा है, इस तरह से पूरे एग्ज़ाम आपके चल रहे हैं, ठीक है?
कुछ दिन और रह गए हैं, फिर ये एग्ज़ाम समाप्त हो जाएँगे। महिला पर्यवेक्षक की वैकेंसी के ऊपर आप लोग फ़ोकस कीजिएगा। ये स्कैनर है, इस पर आपको ₹15 का पेमेंट करना है, तुरंत पीडीएफ आपको भेज दी जाएगी। इस नंबर पर आपको जो है व्हाट्सएप कर देना है। अब तो बहुत कम लोग मतलब कि रह गए हैं, तो पीडीएफ भेजने में कोई दिक्कत नहीं होती है, तुरंत की तुरंत ही पीडीएफ भेज दी जाती है, आपको ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं करना पड़ता, ठीक है ना? लेकिन पीडीएफ आपको मिल जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है, सबको पीडीएफ भेजी जाती है, ठीक है? अगर कोई नेगेटिव कमेंट करे कि पीडीएफ नहीं मिलती है, तो आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा, हर एक व्यक्ति को पीडीएफ भेजी जाती है। हम तो चाहते हैं हर एक व्यक्ति जो भी हमसे जुड़ा हुआ है, हर एक व्यक्ति क्वालीफाई हो किसी भी तरह से और मेंस एग्ज़ाम देने ज़रूर जाए, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं, नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर जॉइन कर लेना। वहाँ पर आपको 17 तारीख तक की एग्ज़ाम एनालिसिस की पीडीएफ वहाँ पर मिलेंगी। उसके बाद की सारी पीडीएफ ₹15 वाली पीडीएफ के साथ में मिलेंगी और सारे टॉपिक भी आपको ₹15 वाली पीडीएफ के साथ में मिल जाएँगे, ठीक है? और चलिए फिर मिलते हैं सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम एनालिसिस में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। इस वीडियो को हर जगह शेयर कर देना, हर ग्रुप में शेयर कर देना और महिला पर्यवेक्षक के लिए तैयार रहना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।